हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 26, जिसका नेम है इंपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में जो है इंपोर्ट ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंपोर्ट क्या होता है। अगर हम अपने देश में से, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अपने देश में कोई सामान दूसरे देश से मंगवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट। और अगर हम अपने देश से कोई सामान दूसरे देश में बेचते हैं उसको क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट। अब हम इस चैप्टर में बात किसकी करने वाले हैं, इंपोर्ट की, यानी कि हम अपने देश में दूसरे देशों से क्या करेंगे, कुछ सामान मंगवाएंगे। अब ये तो है नहीं है कि हाँ भाई सारा सामान जो है वो हमारे ही देश में हो जाता है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, इतनी अच्छी टेक्निक्स हमारे पास हैं, या कुछ भी और कंडीशंस लगा लो। ऐसा नहीं होता कि हर कोई कंट्री जो है वो सारे ही रिसोर्सेज खुद ही अपनी कंट्रीज में यूटिलाइजेशन करके सारे प्रोडक्ट्स वगैरह जो है, जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ती है डेली लाइफ के अंदर, कि वो सारा कुछ खुद ही मैनेज कर ले। उसको कुछ ना कुछ दूसरे देशों से मंगवाना ही पड़ता है। तो अगर हम दूसरे देशों से कुछ भी सामान मंगवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, इंपोर्ट ट्रेड। ठीक है, अब इंपोर्ट ट्रेड तो ये तो है नहीं है कि इंपोर्ट ट्रेड सोचा मन में कि कहीं से कोई सामान मंगवाना है और हमने मंगवा लिया। इतना आसान नहीं होता, हमें इसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, इतने सारा पेपर वर्क हमारे पास इसमें होता है, कुछ एक लीगल प्रोसीजर होता है जो हमें फुलफिल करना पड़ता है, फिर जाके हमारे पास सामान जो है वो हमारे तक पहुंचता है। तो अभी हम इसके प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास ट्रेड इंक्वायरी। अगर हमारे दिमाग में आता है कि हमें दूसरे देशों से कोई ना सामान मंगवाना है अपने देश के अंदर, तो हम सबसे पहले ना उस चीज की जानकारी इकट्ठा करेंगे कि उस ट्रेड इंक्वायरी में क्या होता है, कि हम देखेंगे कि ये सामान हमारा कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, कौन से एक्सपोर्टर से अवेलेबल हो सकता है, किस कंट्री में से ये सामान मिलेगा। ठीक है, तो हम ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, कितने प्राइस पे मिलेगा, कितने क्वांटिटी में मिलेगा, क्या कुछ है इसके बारे में, पैकेजिंग उसकी कैसी होगी, क्या माल सेफ्टी से यहाँ आ जाएगा, क्या किसी और ने भी कभी कोई सामान मंगवाया। तो हम इस तरीके की सारी जानकारी जो है इसमें इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस। अब इंपोर्ट लाइसेंस भी हमें लेना होता है। अब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने ना काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि हम दूसरे देशों से भी क्या सामान मंगवा सकते हैं कि क्या नहीं। तो हमें सबसे पहले गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। हमें कंट्रोलर ऑफ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन भेजते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजते हैं। तो वो हमें क्या है कि अगर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाई है कि आप क्या सामान मंगवाना चाहते हैं, अगर वो उसको ठीक लगता है तो वो क्या है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो हमें परमिशन दे देता है, यानी कि लाइसेंस दे देता है वो हमें। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, कोटा सर्टिफिकेट भी इशू करता है। कोटा का मतलब क्या होता है कि आपको एक लिमिट तक ही इंपोर्ट करना है। ये नहीं है कि आपने जितना मर्जी सामान चाहा वो आपने उतनी ही अमाउंट में आपने यहाँ मंगवा लिया। आपको एक लिमिट जो है वो डिसाइड करके दी जाती है उसके अंदर कि आप इतने ही लिमिट तक का सामान मंगवा सकते हो। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब आप दूसरी कंट्री से कोई भी सामान मंगवा रहे हो तो आपकी करेंसी तो चलेगी नहीं, वहां पे आपको चेंज करानी पड़ेगी वो करेंसी, या तो आप किस में कराओगे। अब आजकल तो बहुत सारे प्राइवेट जो है लोगों ने, आपकी भी कंट्रीज में कुछ ना कुछ जो लोग हैं वो जगह जगह पे बैठे होते हैं जो इसके बारे में डीलिंग करते हैं, जो अमाउंट को इस तरीके से, जो करेंसी को एक देश की करेंसी से दूसरे देश की करेंसी में चेंज कर देते हैं। वैसे जो है और पहले ही काम जो है देश का जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई वगैरह, वो करता था, लेकिन आजकल लोग प्राइवेट लोगों से भी ये काम जो है वो करवाने लग गए हैं। अपने देश की जो करेंसी होती है वो जिस भी देश से हमें कोई भी सामान मंगवाना हो, ट्रांजैक्शन करनी हो, वो कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है प्लेसिंग एन इंडेंट और ऑर्डर। अब इंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडेंट का मतलब ऑर्डर ही होता है। ये हम फॉरेन लैंग्वेज में कहते हैं कि जब भी अगर हम ये सारी कंडीशन से सेटिस्फाई है, अब हमारी ये ट्रेड इंक्वायरी कर ली, इंपोर्ट लाइसेंस हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हमें मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर देंगे। ठीक है, अब हम सारी कंडीशंस हमने फुलफिल करी है तो अब हम उसको क्या देंगे, ऑर्डर देंगे। ठीक है, अब ऑर्डर में क्या होगा कि हाँ भाई कितनी, क्या उसका नेम है, क्या क्वालिटी उसकी हमें चाहिए, कितना प्राइस है, क्वांटिटी वगैरह, इंश्योरेंस, यानी कि वो सब बातें उसके अंदर दी हुई होती हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ओपन इंडेंट भी आता है, क्लोज इंडेंट भी आता है। ओपन इंडेंट में ना थोड़ी बहुत ही बातें होती हैं, जैसे कि माल की कैसी क्वांटिटी होनी, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या प्राइस। और क्लोज में यानी कि सारी बातें उसके अंदर बताई जाती है अच्छे से। नेक्स्ट है सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखो जो देश का एक्सपोर्टर होता है ना, यानी कि जो भी हमारे पास सामान भेजेगा वो ये सोचेगा कि क्या ये पर्सन जो है वो हमारी पेमेंट कर भी देगा या नहीं, कभी बीच में डिफॉल्ट कर दे, मैं तो यहाँ से सामान भेज दूं, वो मेरी पेमेंट ही ना करे। तो वो क्या करेगा,
वो उस पर्सन को कहेगा कि आप अपने बैंक से, यानी कि वो इंपोर्टर को कहेगा कि आप अपने किसी भी बैंक से ये लिखवा के हमारे पास भेजो, एक लेटर ऑफ क्रेडिट हमारे पास भेजो। कि लेटर ऑफ क्रेडिट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर ये पर्सन पेमेंट नहीं करेगा तो पेमेंट कौन करेगा, बैंक करता है। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो बैंक हर किसी पर्सन को इशू कर देता है, वो यानी कि जो रिकॉग्नाइज पर्सन है, जो अच्छा पर्सन है, बैंक की नजरों में जिसकी गुडविल अच्छी है, वो उसी को ही लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू करता है। अब एक्सपोर्टर भी टेंशन फ्री हो जाता है कि हाँ भी ये पर्सन मेरी पेमेंट कर देगा, वरना तो मेरी पेमेंट आ ही जाएगी जो बैंक के थ्रू आए। तो इस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो मतलब उसके पास भेजा जाता है। नेक्स्ट है अरेंजमेंट एंड शिपिंग ऑफ गुड्स बाय एक्सपोर्टर। अब देखो, जब उसके पास लेटर ऑफ क्रेडिट उसके पास चला जाता है तो वो गुड्स की कलेक्शन में लग जाता है। अगर उसके पास सामान है ठीक है, अदरवाइज वो क्या करता है, दूसरे कहीं ना कहीं से उसको सामान को अरेंज कर लेता है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट करेगा, किसकी, फॉरवर्डिंग एजेंट की वो अपॉइंटमेंट करता है। अब वो फॉरवर्डिंग एजेंट की जो अपॉइंटमेंट करेगा वो 2 कॉपीज देगा, बिल ऑफ लेडिंग की और मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी की, वो 2 कॉपी उसको देता है। किसको देगा, एक्सपोर्टर को। अब एक्सपोर्टर क्या प्रिपेयर करेगा, इनवॉइस वगैरह प्रिपेयर करेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करेगा, और वो डॉक्यूमेंट्स ना आगे उनको भेजने होते हैं। अब या तो डॉक्यूमेंट्स वो किसको भेजेगा, बैंक को भेजेगा, यानी कि जो भी फॉरेन जो बैंक है, यानी कि जिस भी देश से हम कोई भी सामान मंगवा रहे हैं अपने देश में, तो वहां पे कोई फॉरेन की कोई बैंक की ब्रांच होती है, या तो वो उसमें भेजेगा, या सीधा अगर उसके अंदर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है तो वो सीधा इंपोर्टर के पास भी वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आ सकते हैं। वो उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस में डिसाइड होता है कि वो डॉक्यूमेंट जितने भी हैं तो वो उसके पास चले जाते हैं अपने आप। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। अब उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को लेना भी होता है, अब वो लेगा भी उसको, यानी कि जो उसने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं अब उसको तो इंपोर्टर को तो वो रिसीव करने हैं ना। अब ये हो सकता है कि अब देखना है कि वो कैश पेमेंट करेगा, ठीक है, यानी कि जब उसके पास सामान चला जाएगा वो कैश पेमेंट करेगा, या फिर वो एक्सेप्ट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मैं एक टाइम के बाद आपकी पेमेंट कर दूंगा, कि वो इस तरीके से एक्सेप्ट करता है। तो जब ड्यू डेट देखी जाती है तो उसके अंदर देखा जाता है कि वो क्या इशू करेगा एक्सपोर्टर, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। अगर कैश पेमेंट है तो ये इशू किया जाता है, और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज वो एक्सेप्ट करता है तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस उसको इशू किया जाता है। ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जो है वो किसको भेजे जाएंगे, जैसे मैंने बताया कि वो बैंक को भेजने हैं या इंपोर्टर को भेजने हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर बैंक को भेजे जाने हैं तो वो किसको, अगर वो बैंक को भेजे जाने हैं तो वो किस तरीके से भेजे जाएंगे, अगर उसके अंदर कोई टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है वो सीधे इंपोर्टर को भी भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट। अब वो जो है गुड्स जो है हमारी वो डिलीवरी के लिए वो पोर्ट पर अवेलेबल है, यानी कि वो बंदरगाह पर वो सामान जो है वो जो हमारा आया है दूसरे देश से वो हमारा अवेलेबल है। अब हमारी मर्जी है कि वो हम खुद ही जाके वहां से ले आए या फिर एक क्लियरिंग एजेंट की अपॉइंटमेंट कर दे। अब क्लियरिंग एजेंट की अपॉइंटमेंट करने से हमें क्या फायदा होता है, उसका तो डेली का काम है, वो तो इस काम में एक्सपर्ट होता है, वो फटाफट से कोई भी सामान जो है डिलीवरी उसकी फटाफट से ले आता है। हम देखेंगे कि कहाँ से मंगवाना है, कहाँ पे किसके साइन कराने हैं, किस तरीके से क्या काम होगा, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए हमें क्लियरिंग एजेंट की अपॉइंटमेंट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लियरिंग द गुड्स। अब वो सामान जो आ गया वो किस तरीके से अब हम एक्चुअल में लेके आएंगे उसको। अब ये देखो इतने सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले है पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज वगैरह जो है हमें पे करनी पड़ती है। जब भी हम कोई सामान जो है वो बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में मंगवाते हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज, यानी कि जो बंदरगाह के जो चार्जेस वगैरह हैं, डॉक चालान जो है वो हमें भरना पड़ता है। ठीक है, बंदरगाह यानी कि पोर्ट चार्जेस जो है वो हमें फुलफिल करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी। अब एंडोर्समेंट, अब देखो अब जो जितने भी हमने ये सारी पेमेंट कर दी, कस्टम ड्यूटी की कर दी, पेमेंट कर दी डॉक ड्यूज की, फिर उसके बाद हमें जो है साइन वगैरह कराने पड़ते हैं। जो हमारी जहाजी कंपनी होती है उसके भी सारे जितने भी मेंबर्स हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट जो कैप्टन वगैरह है उससे साइन कराएंगे। सब कुछ साइन वगैरह करवाने के बाद उस सामान को एंडोर्स कर दिया जाता है। फिर हम उस सामान की डिलीवरी जो है वो उन गुड्स की ले सकते हैं। अब हमारी मर्जी है उसको हम अपने गोदाम तक लेके आए या आगे फर्दर किसी और को एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, अब हमने सामान लिया मान लो यूएसए से हमने सामान लिया, हमारे इंडिया में आया तो इंडिया के लिए वो क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ। अब इंडिया ने मान लो आगे किसी और कंट्री को वो भेज दिया तो उसके लिए वो इंडिया के लिए वही सामान क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो वो हमें इतनी सारी जो है देने की जरूरत नहीं पड़ती, आगे के जितने टैक्सेस वगैरह हैं वो पे करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा उसको कह देते हैं कि हाँ भी आगे के जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं
वो ये वाला पे करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कीपिंग गुड्स इन बॉन्डेड वेयर हाउस। अगर हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अभी ठीक नहीं है, तो अगर हम अपना सामान की इसकी कस्टम ड्यूटीज वगैरह की पेमेंट नहीं करते हैं तो वो हमारा सामान कहां पे संभाल के रख लिया जाता है, बॉन्डेड वेयर हाउस में। अब बॉन्डेड वेयर हाउस में क्या होगा, वो जब तक वो सामान रखा जाएगा जब तक आप उसकी टैक्स की पेमेंट नहीं करोगे। जैसे ही आप टैक्स की पेमेंट कर दोगे जितनी अमाउंट की, उतना सामान आपको वो लेके जाने वहां से देंगे। नेक्स्ट है लोडिंग द गुड्स। अगर आप पेमेंट कर देते हो तो वो गुड्स को जो है लोड करा दिया जाता है रेल के थ्रू या फिर कहीं एयरपोर्ट में, जैसे कि हवाई जहाजों में वो सामान जो है वहां पे लदवा दिया जाता है, यानी कि इसकी लोडिंग करवा दी जाती है। फिर उसके बाद है टेकिंग डिलीवरी फ्रॉम रेलवे और ट्रांसपोर्ट। अब जो है जिस भी उससे सामान वो आया है, मान लो रेलवे के थ्रू आया है, ठीक है, वो सामान, तो वहां से वो हमें सामान जो है वो मिल जाएगा। हमें यहाँ से कोई रिसिप्ट मिली होगी, रिसिप्ट हम वहां पे दिखाएंगे कि हमारे ये सामान आने वाला था, तो हम वहां पे उसको रिसिप्ट दिखाएंगे, वो सामान हम वहां से ले सकते हैं। फिर हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, अपने जहां पे हम लोकल लेवल पे रह रहे हैं, जहां पे हमारा सचमुच में बिजनेस एस्टेब्लिश है, जिस भी कंट्री के जिस भी शहर में है, ठीक है, वहां पे हम लेके जाएंगे तो लोकल टैक्स पे करना पड़ता है, तो ऑक्ट्री ड्यूटी जो है वो हमें पे करनी पड़ेगी। फिर हमारे मतलब जो हमारे गोदाम वगैरह बने होते हैं वहां पे हमारा सामान जो है वो आ जाता है। तो इतना बड़ा जो प्रोसीजर है वो हमें ये फुलफिल करना पड़ता है। ये सारे स्टेप्स जो है अच्छे से आपको याद करने पड़ेंगे। अभी आपको याद करने का इसका बेनिफिट क्या है, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है एक्सपोर्ट वाला, वो एक्सपोर्ट वाला इससे थोड़ा रिवर्स है, जो इसमें पॉइंट्स है वो थोड़े से रिवर्स है, बाकी बिल्कुल सेम ही आपका चैप्टर रहने वाला है। उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे फ्रेंड सर्कल में अपने जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।